गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। हर साल विश्व स्तर पर यह इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही पर्पस ऑफ डांस, नृत्य का उद्देश्य। तो चलिए एक बार फिर से अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं उनका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया गया। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया। 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया। फिर 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया। फिर 16 अप्रैल को हमने वर्ल्ड वॉइस डे मनाया। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया। 21 अप्रैल को हमने नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया और 21 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया। फिर 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया। 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस और 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया। 25 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया। फिर 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया। 26 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया और अभी 28 अप्रैल को हमने वर्कर्स मेमोरियल डे, श्रमिक स्मृति दिवस के रूप में मनाया था। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा कृति करंत। तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर कृति के करंत और अभी ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई हैं। और ये जो अवार्ड है ये वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इनका नाम याद रखना, क्या नाम है? कृति करंत, जिनको मिला वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। बाकी गुनीत मोंगा, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था इनको, जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। रुमाना सिन्हा सहगल का नाम भी याद रखना। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता था इन्होंने। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय जो बने थे, ये नाम भी याद रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे आसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रविंद्र जडेजा को। आसिक्स ये जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है और अभी इसी ने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको आसिक्स से याद आता होगा, कुछ समय पहले आसिक्स ने टाइगर श्रॉफ को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये 1-1.5 साल पुरानी बात है और अभी इसने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी अभी रणवीर सिंह ये जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विराट कोहली ये वीवो के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी लेटेस्ट। और सोनू सूद पंजाब ने राज्य के लिए कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टीवी सोमनाथन को। टीवी सोमनाथन ये हमारे व्यय सचिव यानी कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं और अभी इन्हीं को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? अजय भूषण पांडे का। बाकी तरुण बजाज आपने पढ़ा था, ये राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने थे। राजेश बिंदल ये कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने और अजय सेठ या आर्थिक मामलों के नए सचिव बने थे। वैसे हमारी वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वैशाली हिवासे को। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की वैशाली हिवासे को
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। इनका नाम है वैशाली हिवासे। बाकी आप जानते हो ना प्रियंका मोहिते के बारे में, माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो ये बनी थी। ये माउंट अन्नपूर्णा मिलेगा आपको नेपाल में। रेखा मेनन भी आपने नाम सुना होगा, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। और सोमा मंडल तो आप जानते ही हो, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन ये बनी थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है यहाँ पे। इसकी स्थापना होती है 1960 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल इसके राजीव चौधरी है। तो इस प्रश्न से वैशाली हिवासे का नाम याद रखें। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस स्थान पर 2021 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा दुबई में। देखो एक्चुअली में क्या है, पहले ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन आप जानते हो जिस तरह से भारत में कोरोना फैल रहा है, उसके बाद अब इसे दिल्ली नहीं, अब इसे दुबई में आयोजित किया जाएगा। ये होगा अगले महीने 21 से 31 मई तक होगा ये। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। अब बात यहाँ पे दुबई की हुई है, जो कि सिटी है आपके यूनाइटेड अरब अमीरात का। तो ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल इसकी अबू धाबी होती है। आप जानते हो ना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अबू धाबी में ही है। करेंसी दिरहम हो गई। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ, उसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा हमने पढ़ा था यूनाइटेड अरब अमीरात ये अगले साल 2022 तक चंद्रमा पर राशिद नाम का मानव रहित रोवर भेजेगा। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में बताइए किस भारतीय बिजनेस टाइकून को शीर्ष नागरिक सम्मान मिला था? तो आंसर होगा MA यूसुफ अली को। उसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किस महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था? नूरा अल मातुसी को। और यूनाइटेड अरब अमीरात की वायुसेना ने एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसको कहते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021, और उसमें पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया था, मार्च में हुआ था ये। और यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? पवन कुमार है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोग्राम को शुरू किया है। आपसे पूछा जा रहा है इस प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो आंसर होगा शिक्षा से। तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोग्राम, जिसे हिंदी में लद्दाख प्रज्वलित मस्तिष्क कार्यक्रम भी कहते हैं, और अभी इसे भारतीय सेना ने शुरू किया लद्दाख में। अच्छा, ये है क्या प्रोग्राम? तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में सुनो। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है लद्दाख के वंचित छात्रों को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, इतना सा इसका काम है। तो भारतीय सेना ने शुरू किया कहाँ पे? लद्दाख में। अब बात लद्दाख की है तो ये रहा मैप में लद्दाख। देखो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर है। और आप जानते हो भारत की 42वीं रामसर साइट कौन सी बनी थी? ये लद्दाख की तसोकर झील बनी थी। अच्छा, मान लो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, वैसे तो अभी आज तक वर्तमान में भारत के पास टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? 42 है। 42 नंबर की मैंने आपको बता दी, आप जानते हो लद्दाख की तसोकर झील। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो याद रखना उड़ीसा की जो चिल्का झील है ना, वो थी भारत की पहली रामसर साइट। उसके अलावा आपको लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क मिलेगा, और हेमिस नेशनल पार्क से आप याद रख सकते हो ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो अब आपको पता लग गया, लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछेंगे तो वो कहाँ पर है और कौन सा है? तो वो अंडमान निकोबार में है, उसको कहते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क। बाकी जो ये हेमिस नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और स्नो लेपर्ड से आपको याद होना चाहिए कि भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पे खुला है? ये उत्तराखंड में खुला है, नीदरलैंड के सहयोग से। अच्छा, वैसे स्नो लेपर्ड से आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं। चलिए आप ही बताइए, स्नो लेपर्ड ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। बात आपको समझ में आ रही है? तो स्नो लेपर्ड हमने कहा हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है हेमिस नेशनल पार्क। लेकिन वो कहाँ पे है? वो लद्दाख में है।
वैसे आपको याद है अभी लद्दाख ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन देने का लक्ष्य भी रखा है और लद्दाख में ही भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी ओएनजीसी के द्वारा। और जनवरी में हमने पढ़ा था कि लद्दाख में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल 2021 शुरू किया गया था और पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये आयोजित हुआ था लद्दाख में, लद्दाख के लेह के नुब्रा घाटी में। और जनवरी में ही खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था लद्दाख के कारगिल में। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पंकज मित्तल है। तो सारे पॉइंट्स ये आपको याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने नियो 01 रोबोट को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष मलबे को हटाना? तो आंसर होगा चाइना। नियो 01 ये एक रोबोट है जो एक चीनी अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया है और इसे अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया गया। अच्छा, इस रोबोट को चीन के किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का उपयोग करके इसको लॉन्च किया गया है। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में 2 पॉइंट याद रख लो। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे मिलेगा। करेंसी रेनबिनबी है और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। अभी हमने पढ़ा था चाइना ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा है? झुरोंग। और ये जो रोवर है ये तियानवेन-1 नाम के यान के साथ भेजा गया है मंगल पर। उसके अलावा जो मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स आया था उसमें चाइना के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताई गई और 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा था चाइना। अभी एक और डेटा आया था उसमें बताया था कि 2020 में यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी रहा था चाइना। और अंकटाड की जो रिपोर्ट आई थी, अंकटाड का हेडक्वार्टर याद रख लो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा था चाइना। उसके अलावा 2023 में 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे चाइना में ही। और विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था चाइना ने जिसका नाम रखा था फास्ट, यानी कि 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। तो इतना आप याद रखो। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने डॉल्फिन जनगणना से संबंधित डेटा को जारी किया और इस जनगणना के अनुसार उड़ीसा की जो चिल्का लेक है उसमें डॉल्फिन की संख्या दुगनी हो गई है। चिल्का लेक जिसे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया भारत की पहली रामसर साइट यही है। 1981 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। और आपको बता दूं चिल्का लेक में ही आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और डॉल्फिन से आप क्या क्या याद रख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो वो गांगेटिक डॉल्फिन है। इसे 2009 में घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और अगर आपसे और डीप में पूछा जाए कि चिल्का लेक में कौन सी डॉल्फिन मिलती है तो आंसर होगा इरावदी डॉल्फिन। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की हो रहा है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल क्या हो गई? भुवनेश्वर हो गई। और भुवनेश्वर से आप कई पॉइंट याद रख सकते हो, जैसे कि भारत की पहली चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। जल अकादमी शुरू करने की अभी घोषणा की थी उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था अभी। उसके अलावा भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का भी उद्घाटन हुआ। और FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था भुवनेश्वर। 2023 में जो आपके मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बन रहा है राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नए चीफ जस्टिस बने, उनका नाम S मुरलीधर है। अच्छा, बाकी याद रखना जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा ही है। यहीं पे आपको सतकुशिया टाइगर रिजर्व मिलेगा।
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिलेगा और भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। और भितरकनिका नेशनल पार्क में ही विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया था। और ये भी न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर एक रोपेक्स जेट्टी परियोजना को मंजूरी दी थी। और ये जो जहाज सेवा है ये किन 2 जगहों को जोड़ेगी, तो केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को भद्रक जिले के कनाली से जोड़ेगी। और यहाँ का जो महेंद्रगिरी है उसको राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया। महेंद्रगिरी यह राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बाकी ब्लैक पगोडा टेम्पल कहते हैं कोणार्क सन टेम्पल को ही। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, हीराकुड डैम है, महानदी पर मिलेगा आपको ये। बाराबती स्टेडियम मिलता है आपको कटक उड़ीसा में। तो उड़ीसा से ही सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो आंसर होगा डेविड वार्नर। तो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है ये डेविड वार्नर। और आईपीएल इतिहास में इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया कि 50 अर्धशतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली से अभी आप जानते हो आईपीएल में अभी 6000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। और आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे, क्रिस गेल बने थे, पंजाब किंग्स के प्लेयर हैं ये। और संजू सैमसन अभी आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने। बाकी पैट कमिंस ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वैसे ये। और अभी इनका नाम न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में $50,000 भारत में कोरोना के लिए इन्होंने डोनेट किया था। भुवनेश्वर कुमार, आईसीसी ने मार्च के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना। और वुमेन में किसको चुना था, लिजेल ली को, साउथ अफ्रीकन है ये। उसी तरह से फरवरी मंथ में पुरुषों में तो रविचंद्रन अश्विन को, और महिलाओं में टेमी ब्यूमॉन्ट को जो कि इंग्लैंड से हैं। और जनवरी में पुरुषों में तो ऋषभ पंत को, और महिलाओं में शबनम इस्माइल को चुना गया जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। तो ये प्रश्न याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया। ये क्या थे, ये लेखक थे। तो ये प्रसिद्ध ओडिया और अंग्रेजी लेखक थे मनोज दास, जिनका भी निधन हो गया। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2020 में पद्म भूषण इनको मिला था। अच्छा, इनके अलावा 2 नाम मैं आपको और बताऊंगा। एक तो दादू दान गढ़वी, ये प्रसिद्ध गुजराती कवि और लोक गायक थे दादू दान गढ़वी, इनका भी निधन हो गया अभी 2021 में ही पद्मश्री के लिए इनको चुना गया था। उनके अलावा महाराष्ट्र की जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी आशाताई पाथेर, इनका भी निधन हो गया। उन्होंने 1942 में सांगली और पुणे में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। इनका नाम है आशाताई पाथेर। तो इस प्रश्न में 3 नाम मैंने आपको बताए, तीनों जो न्यूज़ है ऑब्ituary से रिलेटेड है, निधन से, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 10.2%। अभी हमने पढ़ा था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया था, तो आंसर होगा 11%। उसके पहले गोल्डमैन सैक्स ने कहा 10.5% रहेगी, केयर रेटिंग्स ने कहा 10.2% रहेगी, एसबीआई ने कहा 10.4% रहेगी और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा 10.1% रहेगी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए, तो आंसर होगा राजेश बिंदल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दिया करें।